In the last video, we see कि when a charged particle enter in a magnetic field perpendicular, एक मैग्नेटिक फील्ड बना पड़ा है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि इस रूम के अंदर इस बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, आपकी तरफ से आके इस तरफ अंदर जा रही है, और उसके अंदर अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करवाता हूँ, it experience a force and that force also perpendicular to the velocity direction। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन के ऑपोजिट ही, सॉरी परपेंडिकुलर ही क्या है, उस फोर्स की डायरेक्शन थी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हमने निकाली थी, और वो चार्ज पार्टिकल घूम के ऐसे सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देता था। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, क्योंकि वो जो परपेंडिकुलर फोर्स जब भी लगता है, कभी भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है उसके, जब भी चार्ज की बात नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मान लीजिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर उस पर कोई फोर्स एक्ट करता है तो उसे सर्कुलर मोशन करवाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज करता है, उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। और अगर फोर्स कंटिन्यूसली एक्ट होता रहता है तो उसको वो सर्कुलर मोशन करवाना शुरू कर देता है। दैट ऑल वी डिस्कस इन लास्ट वीडियो। नमस्कार, मेरे फिज़िक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिज़िक्स को ईजी बनाना। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पढ़ा था, आज उसी को लेके हम एक यूज़ करने वाले हैं। और उसके बाद में लास्ट में हमने एक लॉरेंज फोर्स और पढ़ा था। वो लॉरेंज फोर्स क्या था कि अगर दोनों तरह के फील्ड किसी रीजन में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, एक स्पेस बना रखा है, इस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इस स्पेस के अंदर परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है, तो उस केस में एक मूविंग चार्ज पार्टिकल उसमें एंटर करवाते हो तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और दैट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। ये भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। बहुत ठीक है, लाइट चली था। ये जो सर्कुलर मोशन करवाने वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं। अब चलो एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। देखो साइक्लोट्रॉन डिवाइस से पढ़ने से पहले एग्जांपल दे रहे हैं। देखो पहले साइक्लोट्रॉन डिवाइस क्या है, कि इसका काम क्या है, हमें एक हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल चाहिए। हमें क्या चाहिए, एक हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल चाहिए। अगर हमने एक हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल गेन कर लिया तो उसके मल्टीपल यूजेस हम कर सकते हैं, बहुत सारे, जो हम लास्ट में इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम उनका यूज़ कर सकते हैं। हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल मतलब क्या है कि देखो आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। जितने भी चार्ज पार्टिकल होते हैं उनके पास मास तो होता ही। अब बात क्या आती है वेलोसिटी की। अगर उनको हम हाई से हाई वेलोसिटी दे दी जाए तो उस वेलोसिटी का स्क्वायर होगा, तो इससे क्या हुआ, एनर्जी आपकी काफ़ी हाई बन जाएगी, तो वो एक हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। अब ये जो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल, इसका हम मल्टीपल यूज़ करेंगे। अब इसके लिए इसको हम कैसे हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल बनाएं, उसके लिए जो हम डिवाइस पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, साइक्लोट्रॉन। ठीक है। अब जैसे सपोज मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ और आप खुद उस आंसर दीजिए मुझे, और उससे ही आप उस पूरे साइक्लोट्रॉन को रिलेट कर पाओगे। आपके पास मान लीजिए बाइक है और आप बहुत तेज़ बाइक दौड़ाते हैं, जनरली आपका शौक है कि मैं बाइक को बहुत तेज़ दौड़ाऊँ, ठीक है। और मैंने कहा कि आपके पास बाइक यहाँ से स्टार्ट कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर की अचीव करें। आपने कहा ठीक है सर, मेरे दाहिने हाथ का काम है, ये मिनटों में कर दूंगा मैं काम। कैसी छोटी छोटी बातें करते हो सर आप, 150 किलोमीटर पर आवर नॉर्मल है सर, बताइए क्या करना है। मैंने कहा कि ये आप डायरेक्शन, तो ऐसा कभी फ़ोन हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। चलिए अपन कंटिन्यू करते हैं। तो आपको मैंने टास्क दिया था कि आपको अपनी बाइक को 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेके जाना है। आपने कहा ठीक है। तो अब आप क्या जाओगे, उसको हाईवे पे लेके जाओगे। हाईवे पे लेके जाओगे तो आप क्या करोगे, कुछ डिस्टेंस चलोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से यहाँ चले और यहाँ से 150 आ गए। फर्स्ट गियर आपने डाला, फर्स्ट गियर के अंदर ही वो क्या होगा, 150 गेन नहीं करेगा। आप कम से कम मान लो, एग्जांपल ले रहा हूँ, 2.5 किलोमीटर चलते चलते आपकी स्पीड 0 से 150 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। एग्जाम्पल लिया है। अभी मत कहना कि सर मैं तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही इतनी स्पीड गेन कर लेता हूँ, मेरी वाली गाड़ी तो बहुत हैवी है, मैं तो हैवी ड्राइवर हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं, तो मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो अब मान लीजिए इतना आपका हो जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन मान लीजिए, कोई भी चार्ज पार्टिकल मान लीजिए, उसको भी मुझे वेलोसिटी देनी है,
मुझे भी उसको भी वेलोसिटी देनी है, तो मुझे भी वो लगभग डिस्टेंस चाहिए, एक लंबी डिवाइस चाहिए, उस लंबी डिवाइस से मैं पास करूँगा, तब जाके वो जीरो रेस से कुछ हाई वेलोसिटी गेन करेगा। तो उसके लिए मुझे एक बहुत लंबे रास्ते से उसको पास करना पड़ेगा। अब सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास मैं ये ऑप्शन नहीं देता, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने आपको ये ऑप्शन नहीं दिया, आपको मैं हाईवे नहीं दिया, अब आपके पास क्या तरीका होगा दूसरा, कि आपको मैंने कहा केवल आपको 0.5 किलोमीटर के अंदर, 0.5 किलोमीटर बहुत हो गया, ऐसे मान लो 150 मीटर मान लो, मैंने आपको इतना स्पेस दिया कि आपको 150 मीटर के अंदर ही 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन करनी है। आप कह रहे हो सर मजाक कर रहे हो कब? हाँ ठीक है, हम बहुत बड़े हैवी ड्राइवर है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इतने भी हैवी नहीं हैं कि हम 150 मीटर में ही 0 से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन कर लें। लेकिन अगर आप एक लॉजिक लगा के देखो, और प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते भी हो बार बार में, आप उस चीज़ को देखने के लिए पैसे भी पे करते हो। याद कीजिए, मौत का कुआं, याद आया? मौत का कुआं, अंग्रेजी मीडियम में क्या बोलते हैं उसको? वेल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ। सबने देखा है? अगर ऐसा आपको दे दूँ, वो 150 मीटर की रेंज में आ जाएगा, वो 150 मीटर की रेंज में बन जाएगा। और अब आप आपकी बाइक को घुमाना शुरू करो, नीचे से 0 से स्टार्ट करो, घुमाओ 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 और 150 स्पीड गेन कर लो। हुआ कि नहीं हुआ सॉल्यूशन इस चीज़ का? ऐसे हम 150 की स्पीड गेन कर सकते हैं एक ही जगह, अगर उस बाइक को हम घुमाते जाएं घुमाते जाएं घुमाते जाएं घुमाते जाएं, किसमें? मौत के कुएं में। समझ गए? तो अगर इस केस में हमें ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए होती है हमारे पास, अगर मैं चार्ज पार्टिकल की बात करूं तो चार्ज पार्टिकल को एक लंबी डिवाइस से पास करना पड़ेगा, वो एक हेवी डिवाइस बढ़ेगी, उसके लिए बड़ा स्पेस चाहिए होगा। अगर मुझे वही काम एक छोटी सी जगह में, एक छोटी सी डिवाइस में करवाना है, तो मैं क्या करूँगा? कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करूँगा कि वो सर्कुलर मोशन करता जाए करता जाए करता जाए करता जाए करता जाए और आपको वेलोसिटी देता जाए। क्वेश्चन ये आता है, सर अभी तो आपने कहा था कि वेलोसिटी इंक्रीज होती नहीं है, कि जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कर रहा है इसका मतलब उस पर कोई परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है, और कोई परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करता है, अभी आपने कहा था कि वो आपके लिए वेलोसिटी नहीं बढ़ाएगा, वो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, वो डायरेक्शन चेंज करता है। फिर यहाँ ये कैसे हो पाएगा? फिर वो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल कैसे बनेगा? तो यहाँ अकेले मैग्नेटिक फील्ड से काम नहीं चलने वाला, यहाँ अकेले मैग्नेटिक फील्ड से काम नहीं चलने वाला। इसके लिए हम अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेके आएंगे। यानी मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे लिए वो काम करेगा कि उसको चक्कर कटवाना है, सर्कुलर मोशन करवाना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स परपेंडिकुलर नहीं होता है, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हो। अगर मान लो ये एक चार्ज पार्टिकल है, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल मैंने यहाँ रखा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनेगी, कुछ ऐसे बनेगी, कुछ ऐसे बनेगी। तो ये वाला चार्ज पार्टिकल कहाँ आ गया? इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा? इस वाले से, इस वाले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो इस क्यू नोड पे फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा? अलोंग द लाइन, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड बना होता है उसी की तरफ लगाता है। इसलिए क्या होगा? इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये रेस्ट पे था 0 से, अब ये कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? जो इलेक्ट्रिक फोर्स देता है, उस इलेक्ट्रिक फोर्स से हम चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दे सकते हैं, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड F = QVB sin थीटा जो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, वो हमें डायरेक्शन चेंज करके देगा। यानी हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेलोसिटी बढ़ाएगा और आपका मैग्नेटिक फील्ड उसके को सर्कुलर मोशन में लाएगा, और वो सर्कुलर मोशन में लाके क्या करेगा? बार बार उसको उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएगा, फिर उसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर घुमा के उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएगा, फिर स्पीड बढ़ेगी, फिर घुमा के उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएगा, फिर स्पीड बढ़ेगी। ऐसे बार बार अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पास करते हैं, कैसे? परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, उसके अंदर से किसी चार्ज पार्टिकल को बार बार अगर हम पास करते हैं तो इट गेन हाई एनर्जी।
इट गेन हाई वेलोसिटी, और वो क्या बन जाता है, हाई एनर्जी पार्टिकल बन जाता है। मेरे ख्याल में पूरी रामायण आपको समझ में आ गई होगी। अब ये सारा कुछ जो मैंने बताया है वो अब देख लेते हैं बोर्ड पे कैसे होता है। तो आप देखो साइक्लोट्रॉन को आप कैसे मानोगे, साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस है उसकी शेप आप देखो, अभी देखो आपकी स्क्रीन पे टिफिन बॉक्स आ गया। ये स्टील का टिफिन बॉक्स मेरे ख्याल में सबके घर में है, सबने देखा भी होगा, क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो हिंदुस्तान में ये वीडियो चल रहा होगा, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में लोग बाग देख रहे होंगे। उससे क्या है कि इसका ये टिफिन बॉक्स सबके घर में कहीं ना कहीं, ठीक है। अब इस टिफिन बॉक्स जो आपको दिख रहा है स्टील का, आप क्या करो, इसको आप बीच में से काट लो, ऐसे ये काट लिया और काट के ये अलग हो गया। ये स्टील के टिफिन बॉक्स आपको दोनों पीस दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों आपको नहीं लगता कि ये डी शेप के हैं? अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ तो ये भी डी दिखेगा और ये भी डी दिखेगा, दोनों डी शेप के, एक रिवर्स है एक सीधा है कि नहीं। और अंदर से देखो, अगर इस पर फोकस करो तो अंदर से देखो ये खाली है, वो ढक्कन ढका हुआ है। टिफिन बॉक्स को देखना, वो ढक्कन ढका रखना है, यानी दोनों तरफ से वो पैक है, ढक्कन ढका हुआ है। ढक्कन के साथ साथ अपन ने उसको काटा है, जो केप लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है, उसके साथ साथ हमने काटा है, तो कवर है। तो अंदर ये ऐसा एक होलो स्पेस दिख रहा है, ऐसे ये इधर भी होलो स्पेस दिख रहा है। अब इसी का मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप उसको समझ में आ जाएगा कैसे हमने डायग्राम ड्रॉ किया। तो देखो कैसे डायग्राम ड्रॉ करूँगा। स्टील के बॉक्स, टिफिन बॉक्स को ले लिया आपने और उसको लेके मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ मैं आर्टिस्ट बनने की, अगर बन सकूँ तो देखना, थोड़ा सा अगर बन जाए तो डायग्राम बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, ठीक है। अदरवाइज़ आप सब तो आर्टिस्ट है ही हैं, आप सब अच्छे से बना सकते हैं मेरे से, कि मुझे नहीं आता ये। वैसे मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ वो समझाने के लिए, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग आप चलोगे तो ये डायग्राम आपको नहीं मिलेगा, वहाँ इजी वाला डायग्राम है, टॉप व्यू मिलेगा इसका। यानी ये दोनों जो टिफिन बॉक्स है ना, इसको ऊपर से अगर अपन देखें तो ये कैसे दिखता है, वो हमें एनसीईआरटी के डायग्राम में और एग्ज़ाम में सीबीएसई बोर्ड वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको वो ही ड्रॉ करके आना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो एक तो टिफिन बॉक्स ये आ गया और दूसरा टिफिन बॉक्स ये आ गया। आई होप मैंने बहुत सुंदर बनाया होगा। आगे समझ में, ये दो टिफिन बॉक्स आपको दिख रहे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दिया। जैसे अभी आप देखो, दोबारा इमेजिन करो, इमेजिनेशन बहुत अच्छी चाहिए पावर आपकी, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए, ठीक है। लिमिटेड सोर्स के साथ अपन पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों टिफिन बॉक्स थे। अब सपोज इस रूम में मैं जो ये सीलिंग है उसको मैं नॉर्थ पोल कह दूँ और नीचे जो फर्श है उसको मैं साउथ पोल कह दूँ, तो क्या होगा, ऊपर से नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएगी। ऊपर से नॉर्थ की तरफ से साउथ की तरफ क्या जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जाएगी, ठीक है। यानी इन टिफिन बॉक्स में देखोगे तो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या जा रही है, अंदर जाती हुई दिख रही है। तो ऊपर से इसका व्यू देखोगे, ऊपर से आप इसको देखोगे, टॉप व्यू आप देखोगे तो आपको टिफिन बॉक्स की ये वाली फेस दिखेगी और इस टिफिन बॉक्स की ये वाली फेस दिखेगी। ये हमने 3 डायमेंशन बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो देखो कैसे दिखेगी, ये आपको ये D1 है, इसका नाम क्या है D1 और ये D2, डी शेप के, इसलिए क्या बोलते हैं, डीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीज बोलते हैं, D1 और D2। तो ये मेरा D1 है और इसके साथ थोड़ा बड़ा बनाता हूँ तो समझ में ईजी आ जाए। ये इसका छोटा हो गया, पहले ठीक था ये, अब ठीक है। ये D1 है और ये D2 है, ठीक है। इसको बना दिया। अभी क्या था मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऊपर से मान लो आ रही है और नीचे की तरफ जा रही है ऐसे, तो ऊपर से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जाती हुई दिख रही है, यानी इनसाइड द प्लेन है, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जाती हुई दिख रही है। तो आप इस तरह से शो कर दो कि हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपको जाती हुई दिख रही है, दिखा दिया। तो इस तरह से मैंने ये अरेंजमेंट किया। तो मैग्नेटिक फील्ड का अरेंजमेंट तो कर दिया। स्टार्टिंग में बताया था कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ऑसिलेटर यूज़ कर रहे हैं। ऑसिलेटर मतलब हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कांस्टेंट नहीं देगा, कंटिन्यूसली उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। कैसे, जैसे ऑसिलेटर में लगा दिया यहाँ पे, जैसे इस डायग्राम देख लो आप, यहाँ पे इस तरह से लगाया मैंने ऑसिलेटर और यहाँ भी वो ऑसिलेटर मैंने यहाँ लगा दिया, वो आपको दिख रहा है, वही चीज़ यहाँ लगा दी। ये क्या करता है,
एक बार ये इस प्लेट को प्लस करेगा पॉजिटिव चार्ज, इसको नेगेटिव चार्ज करेगा, ठीक है। यानी ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। उसके बाद कुछ फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में ये दोनों आपस में रिवर्स हो जाएंगे, यानी अब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। एसी करंट आपने, अल्टरनेट करंट आपने पढ़ी है, थोड़ा सा 10th क्लास में पढ़ा होगा, यहाँ 7th चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ अपन उस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि कैसे वो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, डायरेक्शन करंट की चेंज होती है, वैसे ही इसके अंदर भी प्लस टू माइनस, फिर माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, यानी कंटिन्यूसली क्या होगा इनके बीच में, ये माइनस प्लस क्या होगा, ऑसिलेट करता रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार इस तरफ बनेगा, फिर इसको ये रिवर्स कर देगा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, इसको इधर रिवर्स कर देगा, फिर ये प्लस बनेगा, फिर ये माइनस बनेगा, फिर इसको रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, लगातार इसके अंदर क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, लगातार क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। और यहाँ ये फ्रिक्वेंसी याद करो, 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी मिलती है वो 50 हर्ट्ज मिलती है, इस तरह की करंट की चेंजिंग वाली, ठीक है, कुछ याद आ रहा होगा आपको। तो ये जो फ्रिक्वेंसी है इसको बोलते हैं अप्लाइड फ्रिक्वेंसी, जो हमने अप्लाई की है बाहर से, इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी अप्लाइड। क्या बोलते हैं इसको, फ्रिक्वेंसी अप्लाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स हो गया। मैग्नेटिक फील्ड आपने दे दिया, दोनों हो गए, और दोनों ही एक दूसरे परपेंडिकुलर है कि ये प्लस टू माइनस इधर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे इनसाइड द प्लेन जा रहा है। अब क्या करना है आपको, एक पॉजिटिव चार्ज लेके आना है। पॉजिटिव चार्ज क्यों, नेगेटिव क्यों नहीं, बताएंगे इसको भी आंसर आपको, ठीक है। ये एक पॉजिटिव चार्ज में लेके आया, इसको यहाँ बीचों बीच रखी। एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पे एक विंडो ले लेंगे, लास्ट में कैसे लेते हैं, अपना सर्कुलर मोशन होने दो, ठीक है। अब ये प्रोटॉन आपने यहाँ ले लिया, दोनों एक साथ समझ लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये रखा, जैसे ही आपने ये रखा तो यहाँ से इसको ऑन किया, ऑन करते ये प्लस है, ये माइनस है, यानी ये वाले साइड हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। पॉजिटिव को कौन पसंद करता है, नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा, और उसके फोर्स लगने से क्या होगा, ये आपका प्रोटॉन मूव करना शुरू करेगा। ये प्रोटॉन नादान मूव कर चुका है, ये यहाँ आ गया। यहाँ आते ही कहाँ आ गया, ये उस मेटेलिक टिफिन बॉक्स जो बताया था मैंने आपको, उसके अंदर आ गया है, उसके अंदर आ गया। इसका मतलब ये कहाँ आ गया, इनसाइड द कंडक्टर आ गया है। कहाँ आ गया है, इनसाइड द कंडक्टर। और इनसाइड द कंडक्टर क्या जीरो होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्या जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यानी कहने की बात क्या है कि यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेकिन जैसे ये अंदर एंटर करता है तो ये जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में पहुंच गया, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पहुंच गया, जबकि मैग्नेटिक फील्ड अभी भी है वहाँ पे, जबकि अभी भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना काम किया, उसने इस पे फोर्स लगाया और फोर्स लगा के इसके अंदर मूवमेंट लेके आया। ये मूव होके आगे गया, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचने के बाद कहाँ, इस फर्स्ट वाले D2 में पहुँचा। पहुँचते इनसाइड द कंडक्टर हो गया। इनसाइड द कंडक्टर होने से उसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो लगना था वो लग चुका था, वो हट चुका है, उसके पास कुछ वेलोसिटी गेन हो गई है। अब क्या करेगा, अब मैग्नेटिक फील्ड अपना रोल करेगा, और उसका रोल क्या है कि इसको सर्कुलर मोशन करवाना है। अब इसका सर्कुलर मोशन किस डायरेक्शन डिपेंड करता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से अपन उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपन 4 फिंगर यूज करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी के लिए मिडिल फिंगर, फोर्स अपवर्ड्स, तो इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा, और ऊपर का फोर्स लगना मतलब ये घूम जाएगा, और हमने पढ़ा है फिर घूमेगा, फिर घूम के यहाँ आएगा ये। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से समझना है, बाकी तो फिर ये साइक्लोट्रॉन खत्म हो गया। जब ये घूम के इस तरह से आता है कि सर्कुलर मोशन करवाता है, मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली एक्ट कर रहा है, तो उसको वो सर्कुलर मोशन करवाएगा। और जब वो सर्कुलर मोशन करवा के जैसे ही बाहर आएगा तो ये अब कहाँ आ गया, आउटसाइड द कंडक्टर आ गया है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसका काम क्या है कि जब ये घूम के आए, बाहर निकले, बाहर निकलने से जस्ट पहले इसको अपने आप को चेंज कर लेना है। ये ऑसिलेटर क्या करना चाहिए कि यहाँ जो प्लस था अब यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस। क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसा इसलिए करना चाहिए कि जब ये प्रोटॉन बाहर आएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इस तरफ दिखना चाहिए,
इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, जिससे क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि हमें हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल बढ़ाना है, उसकी स्पीड बढ़ानी है, इसकी स्पीड कम नहीं करनी है। अगर सपोज यहाँ आपको ये बाहर जब घूम के निकलता और इसको यहाँ सामने प्लस ही मिल जाता, अगर इसको वापस वहाँ पे प्लस ही मिल जाता तो क्या होगा, प्लस प्लस में, क्योंकि प्रोटॉन प्लस है, प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, उससे क्या होगी, स्पीड कम हो जाएगी। अरे भाई एक आशिक है, एक आशिक डेली एक अपनी महबूबा की गली में चक्कर लगाता है। अब वो डेली लगाता है, अगर दरवाजे पे उसकी महबूबा उसे मिल जाती है तो वो बड़ा खुश हो जाता है, उसके खून अंदर का जो खून है उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, खुश होके जाता है फिर वो। लेकिन सपोज एक दिन वो घूमने के लिए आया और जैसे घर के सामने देखा तो आज उस महबूबा का बाप खड़ा है, तो क्या उसको अब दोबारा वही खुशी होगी क्या, या उसकी खुशी कम हो जाएगी, उसके खून की स्पीड कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर इसको पसंद कौन है, प्लस को माइनस पसंद है, आशिक को महबूबा पसंद है, उसको सामने महबूबा ही मिलनी चाहिए, तब तो उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, वो खुश होता रहेगा। लेकिन प्लस को प्लस मिल जाए, यानी आशिक को उसका बाप मिल जाए महबूबा का, तो क्या दरवाजे पे उसकी स्पीड बढ़ेगी या स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। तो यहाँ हमें माइनस ही लेके आना है और इस ऑसिलेटर को यही ध्यान रखना है, ठीक है। फिर जैसे ही ये बाहर आया तो दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगाएगा फोर्स, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रिक फोर्स से इसकी स्पीड बढ़ाएगा, तो इसकी स्पीड दोबारा बढ़ जाएगी, यहाँ से यहाँ आते ही स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ के इस तरफ जाएगा। जैसे ही इस D1 में एंटर करेगा, अगेन कहाँ आ गया है, अगेन वो इनसाइड द कंडक्टर आ गया है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, इसका मतलब इस ड्यूरेशन में जो स्पीड बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से स्पीड और नहीं बढ़ेगी, अब यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जो केवल डायरेक्शन चेंज करता है, जो केवल डायरेक्शन चेंज करता है। तो ये डायरेक्शन चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर, अब वेलोसिटी कहाँ है, इस तरफ है, वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ, मिडिल फिंगर इस तरफ, वेलोसिटी साथ में, और फोर्स नीचे की तरफ, तो ये इसको नीचे की तरफ ले आएगा, ये नीचे की तरफ ले आएगा। इस बार देखो ये इस बार पहले से ज़्यादा रेडियस बड़ी मिलेगी, क्यों मिलेगी, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ आया तो इस पर फोर्स लगने से ये कुछ ज़्यादा दूर गया, फिर जाके घूमेगा, अगली बार फिर आएगा तो फिर लगने से फोर्स क्या होगा, ये और ज़्यादा जाएगा, तो हर बार क्या होगा, इसकी रेडियस बढ़ेगी, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स उसको थोड़ा आगे खिसकाता है और उसके बाद वो सर्कुलर मोशन करता है, तो एक तरह से स्पाइरल मोशन बनता है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होता तो ये वहीं का वहीं एक ही जगह घूमता रहता विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, उससे वेलोसिटी भी नहीं बढ़ती और एक कांस्टेंट वेलोसिटी का रहता, यानी उसको हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल भी नहीं बनता। इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा और इसको अब थोड़ा दूर भेजेगा, ये अगली बार ये राउंड करेगा। अब ये यहाँ आया है, देखिए यहाँ जब आया है तो दोबारा से क्या होगा कि इसको आगे आशिक को महबूबा वही दिखनी चाहिए, इस ऑसिलेटर का काम यही है, यानी उसके मोहल्ले का जो खुफिया है, उसका दोस्त है, वो बताता रहेगा उसको कि हाँ अब वो दरवाजे पे खड़ी है, आजा, हाँ अब मत आना, अब उसका बाप खड़ा है, ठीक है। तो ये इसको लेके आया और ये इसको लेके अब वापस से यहाँ फोर्स लगा, तो देखो एक तरह से जब एक साइकिल कंप्लीट हुई तो यहाँ पे देखो दो बार इलेक्ट्रिक फील्ड का काम किया, एक बार तो एक साइकिल कंप्लीट मान लेते हैं, एक बार तो ये यहाँ हुआ और दूसरी बार ये यहाँ हुआ, दो फोर्स काम किए, फिर घूमेगा, फिर अब मेरे ख्याल में आप समझ गए बार बार वही चीज़ चलेगी और ये कब तक चलती जाएगी, जब तक इस स्पाइरल की रेडियस किसके बराबर नहीं हो जाती, इस D की रेडियस के बराबर। अगर इसकी रेडियस मैं R मान लेता हूँ तो ये मैक्सिमम पाथ इसका सर्कुलर जो बनेगा वो R रेडियस का बनेगा, उससे ज़्यादा का नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप कहाँ पहुँच चुके हो, D जो आपके हैं उनके रेडियस के बराबर, उनकी बाउंड्रीज पे पहुँच चुके हो। अब इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ एनर्जी मिली, यहाँ एनर्जी मिली, फिर 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 एनर्जी मिली, ऐसे करके 10 बार एनर्जी उसको मिली सपोज। और हर बार कितनी एनर्जी मिल रही है, तो देखो ये और देख लेते हैं, हर बार कितनी एनर्जी मिल रही है। देखो होता क्या है
अगर एक साइकिल कंप्लीट होती है उसमें टाइम पीरियड टी लगता है, तो देखो एनर्जी कहाँ से मिली, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ आया घूमने के बाद में। तो जैसे ही हाफ साइकिल कंप्लीट हुई, अगर एक साइकिल में टाइम टी लगता है तो हाफ साइकिल में कितना लगता है, t/2 लगता है। यानी आफ्टर एवरी t/2 टाइम पीरियड, अगर मान लो 3 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, 3 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, तो हर 1.5 सेकंड बाद में उसको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि यहाँ से एनर्जी ये 1.5 पे मिली, फिर वो घूम के आया, फिर 3 हुआ, तो 1.5 सेकंड के बाद में 3 सेकंड में मिली है। वो 3 सेकंड कब हुई, 1.5 प्लस 1.5, फिर दोबारा 1.5 4.5, फिर दोबारा 1.5 6, फिर दोबारा 1.5 7.5, दोबारा, यानी हर बार जो टाइम पीरियड इसका होगा उस टाइम पीरियड के हाफ टाइम ड्यूरेशन में उसको एनर्जी मिलती है। कितनी मिलती है ये भी आप देख सकते हो, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, वो एनर्जी मिलती है QV के बराबर। किसके बराबर, QV, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल आपने अप्लाई कर रखा है और वो पोटेंशियल क्या कर रहा है, उसको एनर्जी दे रहा है। तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला आपने पढ़ा W/Q, सॉरी पोटेंशियल का, और जो ये वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी चैप्टर मैंने आपको, वैसे तो 11th क्लास का है लेकिन मैंने इस चैप्टर में आपको बताया था। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले मान लो इनिशियल U था, फिर उसकी V हो गई, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन QV। सपोज स्टार्टिंग में बात करूँ तो यहाँ ये 0 पे था, यहाँ ये 0 पे था, तो इनिशियल कितनी थी 0, तो ये पूरा 0 हो गया, और यहाँ आते आते इसके पास कितनी हो गई, V हो गई, तो इसके पास एनर्जी ½ mv² हो गई। तो इसके पास इस पॉइंट पे हाफ साइकिल कंप्लीट करके जब यहाँ पहुँचा तो इस पॉइंट पे इसके पास कितनी एनर्जी थी, ½ mv², जो किसके बराबर है, QV के बराबर। तो ये पॉइंट लिख लेना कि आफ्टर एवरी हाफ साइकिल द चार्ज पार्टिकल गेन एनर्जी विच इज इक्वल टू Q इंटू V। Q उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज और V उसकी पोटेंशियल जो आपने वहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये इसके अंदर हो गया। अब हाँ, यहाँ बात करते हैं। अब ये हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल बन चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल को बाहर निकालना है, क्योंकि अंदर ये घूमेगा, अंदर ये कोलाइड हो जाएगा, कोलाइड होते वापस इसकी स्पीड कम हो जाएगी, कोई काम का नहीं। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक विंडो ओपन कर दी, ठीक है, क्या कर दी, एक विंडो ओपन कर दी, और ओपन करके एक तरह से मान लो कि जैसे इसका एक यूज़ क्या है, किसी न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड कर उसको तोड़ना, किसी न्यूक्लियस को तोड़ना है और तोड़ के क्या करना, उसकी स्टडी करनी है, ठीक है। तो किसी चीज़ को स्टडी करने से, मान लो कोई भी आपके पास कोई खिलौना है, मान लीजिए आप बचपन में इंजीनियरिंग करते होंगे, कोई भी अपने घर में खिलौना था, उसको तोड़ दिया, तोड़ के उसके अंदर क्या क्या होता था वो सब समझते थे, ठीक है। यानी उसको खोलना पड़ेगा। तो किसी की आपको न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़नी है, न्यूक्लियर रिएक्शन कब पढ़ेंगे, जब उस न्यूक्लियस को खोल दे, यानी उसको तोड़ दे, तोड़ने के बाद देखना है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा मान लो कि हमने एक प्लेट लगाई और ये प्लेट हाईली नेगेटिव चार्ज मैंने ले ली, ठीक है, और मैंने यहाँ पे मेरा टारगेट, ये मेरा टारगेट है, जिस टारगेट पे मैं इस हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल को कोलाइड करवाना चाहता हूँ। तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव ये घूम के जैसे आया, ये घूम के जैसे आया, तो ये हाईली नेगेटिव चार्ज पर क्या करेगी, इस प्रोटॉन को खींचेगी अपनी तरफ, और ये खींच के इस तरफ आएगी, और आते ही यहाँ पे हमारा टारगेट लगा हुआ है, और उस टारगेट पे जाके हिट कर देगी। अगर ये न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियस टूट जाएगी, और फिर जो स्टडी करना है वो स्टडी कर लीजिए। ये हमारा फर्स्ट यूज़ भी है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये साइक्लोट्रॉन पूरा काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा साइक्लोट्रॉन पूरा काम करता है, ठीक है। तो इसका अपन टाइम पीरियड निकालें तो देखो टाइम पीरियड वही रहने वाला है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है आपका, याद कीजिए, 2π R/V ऐसा कुछ था, और R इजिकल टू क्या होता है, mv/QB। वही डेरिवेशन है जो अपन ने पहले किया था, ठीक है। तो ये 2π/V, R की वैल्यू मैंने mv/QB पुट कर दी, V से V कैंसिल, तो आपका 2πm/QB आ गया।
अब देखो ये टाइम पीरियड में पहले भी हमने बताया था उस टाइम पे भी कि ना तो ये उस पार्टिकल की स्पीड पे डिपेंड करता है, ना तो ये उस पार्टिकल की स्पीड पे डिपेंड करता है कि भाई यहाँ पे कोई वेलोसिटी का एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, और ना ही वो उस रेडियस पे डिपेंड करता है जिस रेडियस के अलोंग आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। देखो यहाँ पे हर बार अलग अलग रेडियस हो रही है, लेकिन रेडियस अलग होने से उसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी वो फिक्स टाइम पीरियड के साथ ही घूमता रहना चाहिए। ठीक है, तो अब टाइम पीरियड आ गया। अब टाइम पीरियड जब कांस्टेंट है तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। जब टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और उसको रिवर्स कर दो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये फ्रीक्वेंसी उस चार्ज पार्टिकल की है जो यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, एक साइकिल के अंदर घूम रहा है। ठीक है, तो इसके पास जो ये फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आगे समझ में। तो अब देखो यहाँ दो फ्रीक्वेंसी होगी, एक तो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो आप ये अप्लाई कर रहे हैं, और एक साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी के साथ में ये आपका प्रोटॉन इसके अंदर सर्कुलर मोशन कर रहा है। और अभी वो जो महबूबा वाला एग्जाम्पल था, वो एग्जाम्पल यहाँ ध्यान रखना है कि आप उसको हाईली चार्ज पार्टिकल तभी बना सकते हैं जब आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और आपकी रेजोनेंट साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और आपकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ये वाली, ये दोनों आपस में सेम होनी चाहिए। अगर इनके बीच में कहीं भी गड़बड़ हो गई टाइम पीरियड के अंदर, यानी इसका चेंज होना और इसका घूम के बाहर आना, इसमें अगर थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का भी अगर डिफरेंस आ गया तो क्या होगा, उस प्रोटॉन को सामने पॉजिटिव चार्ज दिखेगा जो उसकी स्पीड को कम कर देगा, और हमारा जो मोटिव था वो मोटिव हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसे हम रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं कि आपकी जो रेजोनेंस कंडीशन क्या होगी कि आपकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी और आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल होनी चाहिए टू गेट ए वेरी हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल। आगे समझ में। तो ये हमारा साइक्लोट्रॉन का था। अब ये देखते हैं कि लास्ट में यहाँ आते आते एनर्जी कितनी गेन कर चुका है, इसका एक्सप्रेशन अपने और है कि ये कितनी एनर्जी गेन कर चुका होगा, वो हम देख लेते हैं फटाफट। हाँ जी, तो देखिए, क्योंकि देखो ये चार्ज पार्टिकल है, यानी इसके पास हमने जो एनर्जी दी है, उस एनर्जी कैसे दी हमने, उसकी वेलोसिटी बढ़ा के, बार बार हमने उसकी वेलोसिटी बढ़ाई है, यानी इसके पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी देखो बार बार अलग अलग पॉइंट पर अलग है। यहाँ पे वेलोसिटी कम थी, फिर बढ़ाई, फिर हमने और बढ़ाई, फिर हमने और बढ़ाई, फिर हमने और बढ़ाई, फिर और बढ़ाई, लेकिन मैक्सिमम बात करें तो ये लास्ट वाली, जब ये इस साइक्लोट्रॉन के रेडियस आर के बराबर तक का पाथ कवर करता है, यानी इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस इस साइक्लोट्रॉन की जो डीज है उनकी रेडियस के जब बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे कि अब इसके पास जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, और इससे जो इसके पास एनर्जी बनी है वो मैक्सिमम एनर्जी बन चुकी है। यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम देखें हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, मास तो चार्ज पार्टिकल रहेगा, वेलोसिटी कितनी गिनगी, तो देखो इसके लिए हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, mv अपॉन क्यू बी, याद होगा लास्ट में अपन डिराइव करके आए थे। अब यहाँ r क्या है, उस साइक्लोट्रॉन की रेडियस जो मैक्सिमम पहुँच चुकी है, r इज इक्वल टू एम वी, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई आपकी, क्यू बी आर डिवाइड बाई एम। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज हाफ m, और v की वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर की फॉर्म में, तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एक m से एक m कैंसिल, एंड दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन रिगार्डिंग द काइनेटिक एनर्जी gained by a charged particle q having mass m rotating in a magnetic field b in maximum radius r। ठीक है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया है। ठीक है, तो इतनी ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अब देखो इसमें लिमिटेशंस पढ़ते हैं अपन कि कुछ इसमें ड्रॉबैक्स भी है, क्या कमियां हैं इस साइक्लोट्रॉन में। पहली तो आप किसी न्यूट्रॉन को इसके थ्रू एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं,
सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सा आंसर, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस पे लगाते हैं फोर्स, एक चार्ज पार्टिकल लगाते हैं और इसके पास चार्ज होता ही नहीं है, तो इसको आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते। दूसरा, इसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर इसके पास तो चार्ज होता है, इसको हम क्यों नहीं कर सकते? इसके पास चार्ज तो होता है, लेकिन इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ लेस मास। देखिए साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाइए। हो सकता है सारी बातें मैं लिख नहीं रहा हूँ, कुछ बोल भी रहा हूँ, तो सारी बातें नोट करके नोट्स प्रॉपर साथ साथ बनाते रहिए, वो ज़्यादा नोट काम आएंगे आपको। अगर कहीं से PDF मिल जाती है, कहीं से कुछ सामान मिल जाता है, उससे बेटर ये कि खुद से वीडियो के साथ साथ अगर आप नोट्स बनाओगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ऑफ लेस ऑफ मास। देखिए इसको समझिए कैसे नहीं कर सकता। अब देखो इलेक्ट्रॉन के पास मास कम होता है, और मास कम होता है जिसके क्या होता है, उसको एक्सेलरेशन ज़्यादा मिलता है। अरे भाई सिंपल से मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक प्लास्टिक की बॉल है जो अंदर से खाली आती, समझ गए। एक अपनी वो सीज़न वाली बॉल बोलते हैं, जो क्रिकेटर खेलते हैं ना, जो बड़ी वाली बॉल आती है, सीज़न वाली बॉल बोलते हैं उसको, ठीक है। वो भारी आती है और प्लास्टिक वाली हल्की आती है। अगर मैं दोनों पे एक जैसा फोर्स लगाऊं तो आप क्या देखोगे, वो प्लास्टिक वाली बॉल तो बहुत दूर तक जाएगी और वो सीज़न वाली बॉल थोड़ी सी दूर तक जाएगी, क्योंकि वो ही फोर्स है दोनों पे, लेकिन दोनों का मास अलग होने से एक्सेलरेशन सेम प्रोड्यूस नहीं होगा। क्योंकि देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F = ma, और एक्सेलरेशन = क्या हो गया? F/m। दोनों पे जब फोर्स सेम है, यानी फोर्स कांस्टेंट है, दोनों केस में इक्वल साइन है, तो हम क्या ला सकते हैं? प्रोपोर्शनल ला सकते हैं। तो रिलेशन क्या है? एक्सेलरेशन का मास के साथ इन्वर्सली, जिसका मास ज़्यादा है उसके अंदर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, और जिसके पास मास कम है उसके अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी लाइट होते हैं कंपेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी हल्के होते हैं, तो उनके अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब उससे क्या होगा? उससे देखो ये होगा कि देखो आपने जैसे यहाँ से रखा इलेक्ट्रॉन में, फोर्स लगा, फोर्स लगते ये तो भारी पार्टिकल था तो ये यहाँ तक ही गया और फिर इसको घुमा के वापस लिए। वो हल्का पार्टिकल होगा तो यही फोर्स क्या करेगा? उसको दूर तक लेके जाएगा और फिर घुमा के उसको लेके आएगा। फिर अगली बार घूम के आएगा तो अगली बार फिर उस पर लगेगा फोर्स, अगली बार ये 2 राउंड के अंदर ही ये मैक्सिमम रेडियस गेन कर लेगा, यानी ज़्यादा राउंड नहीं घूम पाएगा। ये अगर 10 राउंड घूम के बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन आपका ज़्यादा एक्सलेट ना करके 1 या 2 राउंड में ही बाहर आ जाएगा। अब आपने भी देखा था कि यहाँ जितने ज़्यादा राउंड्स कंप्लीट करोगे उतनी बार आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग ही आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी उतने ही ज़्यादा एनर्जी पार्टिकल। अब इलेक्ट्रॉन खुद पिद्दी सा है, पहले तो उसके पास मास ही नहीं है, और दूसरा मास नहीं होने से वो 2 या 3 राउंड के अंदर ही क्या कर देता है? अपना मैक्सिमम रेडियस गेन कर लेता है, तो उसके पास वेलोसिटी भी इतनी नहीं आ पाई। मास कम होने से वैसे उसकी दिक्कत थी, तो उससे जो एनर्जी बनने वाली है टोटल फाइनल वो इतनी इफेक्टिव नहीं बनने वाली है, तो उसको छोड़ दो। इसलिए हम पॉजिटिव चार्ज यूज़ करेंगे और हैवी पार्टिकल यूज़ करेंगे, जिससे हमारा क्या हो, ज़्यादा राउंड यहाँ कंप्लीट हो और बार बार घूमने से बार बार उसको वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ने से उसके पास क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आएगी। ठीक है, ये 2 लिमिटेशंस थी। इसके यूजेज अपन देख लेते हैं, क्या क्या यूजेज हैं इसके। पहला यूज़ तो अभी मैंने बताया था आपको, पहला यूज़ तो ये था कि अभी जो एग्जांपल दिया था, न्यूक्लियर रिएक्शन करवानी है। क्या करवानी है? न्यूक्लियर रिएक्शन करवानी है। न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूक्लियस को तोड़ना है। न्यूक्लियस कैसे तोड़ोगे? एक हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल लेके आओगे, उसको न्यूक्लियस से टकराओगे, उससे वो टूट जाएगी। टूटने के बाद में इसकी जो स्टडी करनी है वो स्टडी कर सकते हो आप। ठीक है, सेकंड यूज क्या है इसका? इम्प्लांट आयंस इन सॉलिड टू चेंज देयर प्रॉपर्टीज। कोई सॉलिड है, ठीक है। अब आपको पता है कि जितने भी एलिमेंट्स आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं, एक हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन। ये 2 अलग गैस है। ये 2 अलग क्यों बनी है?
क्योंकि इनके पास किसी के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स अलग है और किसी के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन अलग है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स इन पे ही क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट का नेचर डिपेंड करता है, और दूसरे एलिमेंट से उसको अलग उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन ही अलग करते हैं। ये बेसिक आपको पता है। तो अगर मान लो मैं किसी के अंदर किसी ऑलरेडी नेचर ने उसको 10 प्रोटॉन दे दिए 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मान लीजिए उसका नाम है एक्स। मान लो कोई एलिमेंट है जिसके पास 10 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, उसका नाम क्या है, एक्स नाम है। अब मैंने क्या किया, एक इस तरह से हाई एनर्जी का प्रोटॉन बनाया और उसको इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर ऐसे घुमा के लाया और इसके अंदर इम्प्लांट कर दिया। इम्प्लांट कर दिया तो क्या हो गया, उसके पास पहले 10 थे अब 11 प्रोटॉन है। तो नंबर चेंज होने से क्या होता है, आपने पढ़ा है कि हर एक एलिमेंट अलग क्यों है, कि उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स चेंज है। तो ऐसे हम नए मेटल एलिमेंट्स बना सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग, अगर उनके हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स में चेंजेस कर दिए जाए। ठीक है, तो इम्प्लांट आयंस ऑन सॉलिड इन सॉलिड टू चेंज देयर प्रॉपर्टीज। और थर्ड है इसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, अंग्रेजी है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, इनको प्रोड्यूस करने के लिए ये हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के लिए काम में लेते हैं। इनके आइसोटॉप्स काम में आते हैं, आइसोटॉप्स वगैरह सब। ये देखो मेरे ख्याल में आपकी केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक है और वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है वहाँ पे, कि कैसे हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के हेल्प से बहुत सारी बीमारी जैसे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है उनका इलाज करते हैं। ठीक है, और उसके लिए भी हम उसमें ये हाई एनर्जी पार्टिकल का यूज़ ही करते हैं। तो ये हमने स्टार्ट किया था साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होती है जो एक हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल बनाती है। उसका प्रिंसिपल क्या है कि ये हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल किससे बनाती है, एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं उनकी हेल्प से ये एक हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल बनाती है। कैसे इसका कंस्ट्रक्शन है वो समझा, उसके बाद कैसे ये फंक्शन करता है, कैसे ये किसी रेस्ट पर रखे हुए चार्ज पार्टिकल को एक हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल बनाता है, फिर कैसे उसको हम टारगेट पर हिट करवाते हैं, कैसे उसका टाइम पीरियड वेरी नहीं करता है, कि इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। ध्यान रखना, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, उसकी रेडियस चेंज होने से उसकी स्पीड चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोनों के ऊपर, दोनों कांस्टेंट ही रहेंगे थ्रू आउट द मोशन। ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर हमने देखा कि वो कितनी एनर्जी मैक्सिमम गेन करता है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी कितनी वो मैक्सिमम गेन करता है। और कंडीशन क्या है, रेजोनेंस कंडीशन होनी चाहिए, जितनी फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई कर रहे हो वो किसके बराबर होनी चाहिए, आपकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। ये हमने पढ़ा था। लिमिटेशंस देखी थी हमने, क्या क्या लिमिटेशंस थी, किस किस केस में हम इनको यूज़ नहीं कर सकते, और इसके यूजेज देखे थे हमने कि क्या क्या इसके यूजेस होते हैं। तो ये पूरा साइक्लोट्रॉन है, CBSE वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये। ठीक है, नीट में और जी मेंस में क्वेश्चन जो आते हैं जनरली वही फॉर्मूले पे आते हैं। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन आया हुआ, इतना भी इंपॉर्टेंट उनके पर्सपेक्टिव में नहीं है, पर CBSE वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अब हम आगे पढ़ेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।